वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते बच्चों आज के सेशन में हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कंपनी अकाउंट की अगर मैं बेटा बात करूं ना, तो सीए फाउंडेशन जो हम लोगों का प्रेजेंट सिलेबस है उसमें कंपनी अकाउंट का इंपॉर्टेंस अपने आप बहुत बढ़ चुका है। जो रिवाइज्ड सिलेबस हुआ उस रिवाइज्ड सिलेबस में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एडिशन अगर इंस्टीट्यूट ने किया है तो कंपनी अकाउंट में किया। कंपनी अकाउंट जहां तक हम पुराने सिलेबस की बात करें तो वैसे ही तकरीबन 15 नंबर का क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से इंस्टीट्यूट का वेटेज रहता था और हर बार इंस्टीट्यूट 15 मार्क के आसपास का वेटेज कंपनी अकाउंट से रखता था। लेकिन चूंकि अब जो नया रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें कंपनी अकाउंट में इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर यहां पर ऐड किए हैं। पहला चैप्टर ऐड किया आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा चैप्टर है और पिछले लेक्चर में 15 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पूछा। देन इसके बाद एक और अच्छा चैप्टर ऐड किया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और उसके बाद इंस्टीट्यूट ने एक छोटा चैप्टर ऐड किया है इश्यू ऑफ बोनस शेयर इन राइट शेयर। हालांकि बोनस या राइट शेयर पर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकता है, लेकिन अगर उसको प्रेफरेंस शेयर के साथ मर्ज कर दिया जाए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ मर्ज कर दिया जाए तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बना जा सकता है। तो अब अगर कंपनी अकाउंट का आज की तारीख में वेटेज देखें तो कम से कम मान के चले 25 नंबर के आसपास का वेटेज कंपनी अकाउंट का जाता है। यानी इंस्टीट्यूट पूरे पेपर में घुमा कर आके कहीं ना कहीं से इतना कंटेंट उसके पास है कि 25 मार्क का वेटेज कंपनी अकाउंट से कवर करेगा। इसलिए कंपनी अकाउंट को बहुत अच्छे से आप कवर करके चले, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। कंपनी अकाउंट में यूनिट नंबर 1 तो इंट्रोडक्टरी यूनिट आता है जिसमें कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के सिलेंड फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सब चीजें आती है। कंपनी का यूनिट नंबर 2 जहां पर की इश्यू एंड फॉरफीचर की हम बात करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ शेयर की बात करते हैं, वहां से एक इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन निकाल सकता है। प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह वहां हम बनाते हैं और अभी तक क्वेश्चन बनाता भी आया है। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे 10 नंबर के आसपास का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे सकता है। देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी एक अच्छा चैप्टर है, वहां से भी 10 नंबर के आसपास के क्वेश्चन की कहीं ना कहीं संभावना बनती है। बोनस शेयर एंड राइट इशू यहां से ऑन एन एवरेज 4 नंबर तक का क्वेश्चन। अब हर जगह से तो क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा, पर जहां जितना वेटेज बनता है वो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें से इतना इतना वेटेज बनेगा। टोटल मिला के 25 मार्क के आसपास का वेटेज इंस्टीट्यूट कवर करेगा। चलो रिवीजन सेशन में हम लोगों ने बेटा आज और कल के 2 दिन कंपनी अकाउंट इश्यू, फॉरफीचर, री इश्यू, प्रोराटा अलॉटमेंट, देन बोनस इश्यू और बोनस इश्यू के बाद राइट इश्यू, ये 2 दिन आज के और कल के दिन हम लोगों ने रिजॉल्व रखे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के शेड्यूल पर आगे बढ़ते हैं। ये तो कंपनी का बेसिक है जहां पर की टाइप्स ऑफ कंपनी हम पढ़ते हैं, कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, कंपनी के सिलेंड फीचर्स हम पढ़ते हैं, हम सीधे कंपनी का बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट, हम सीधे आगे बढ़ते हैं कंपनी का यूनिट नंबर 2 इश्यू फॉरफीचर, री इश्यू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट 15 नंबर तक के क्वेश्चन निकालता रहा है, संभावना 10 मार्क के आसपास के क्वेश्चन की बनती है। चलिए बच्चों, जब हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स तो बात हम किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसे केस में सबसे पहले आपके पास कोई एक बिजनेस आइडिया होगा, कोई एक प्रोजेक्ट होगा जिसको कि आप स्टार्ट करना चाहेंगे। उस प्रोजेक्ट को आप कंपनी के रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में सबसे पहली प्रोसेस में हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराने के बाद हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कॉर्पोरेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट है। तो 1 लाख करोड़ क्या, इससे 10 टाइम्स पब्लिक पैसा देने को तैयार होती है, बशर्ते पब्लिक को आपका प्रोजेक्ट समझ में आना चाहिए। और हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर की फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस के प्रोजेक्ट पर लोगों ने 20 टाइम्स तक सब्सक्राइब किया।
हालांकि वो जमाने अलग थे, वो जमाने ये जो कृष्णा और ये जो यश इन लोगों के जमाने थे। आज के जमाने में पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक तभी किसी कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करती है जबकि दिखाई देता है कि ये कंपनी वास्तव में फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल, इसका कोई फ्यूचर है और इसमें हमारे शेयर्स की नेटवर्थ बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बनती है। फिर हम बेसिक से बात कर रहे हैं। बेसिक में यूनिट नंबर 1 तो इजी है। हम यूनिट नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। आपके सामने मान लो कोई बिजनेस आइडिया, कोई प्रोजेक्ट है। आप सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे आरओसी की जो स्पेसिफिक प्रोसेस है उसके माध्यम से। देन फंड आपको चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में शेयर हम इशू करेंगे। शेयर हम किसको बोलेंगे? मान लो कंपनी की 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल है और 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल है पब्लिक से अगर हमें उठानी है तो इस कैपिटल को हम छोटे छोटे भाग में बांट देते, तो छोटे छोटे भाग को हम शेयर बोलते हैं। और ये शेयर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, दोनों में से कोई भी कैटेगरी के शेयर हो सकते हैं। शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण, यानी एक तरह का एडवर्टीजमेंट। इसके माध्यम से कंपनी बताती है कि सब कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी अगले 5 साल के अंदर किस तरह के प्रॉफिट एक्सपेक्ट करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी तो उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सारी बातें कंपनी लिखती है। और आज की जानकारी मैं आपको दे दूं, कंपनी ये सारी जानकारी अपने प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट बड़ा चढ़ा के न लिख दे। इसे सीए से उन फिगर्स को वेरीफाई कराना, सर्टिफाइड कराना भी बहुत जरूरी होता है। और एक सीए के तौर पे उन फिगर को वेरीफाई करते समय हम लोग इस बात को ध्यान भी रखते हैं कि कंपनी ने मान लो पिछले 3 साल के रिजल्ट शो किए हैं तो प्रॉपर तरीके से शो किए हैं, पब्लिक को कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रही। एक जिम्मेदारी आप लोगों की बन जाती है। चलिए, कंपनी ने एक तरह से प्रोस्पेक्टस यानी एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया। इसके माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं अपनी कंपनी की जानकारी दे रहे हैं। जिन लोगों को हमारा प्रोस्पेक्टस यानी एडवर्टीजमेंट समझ में आता है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझ में आता है, वो कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते मतलब अपनी ओर से ऑफर देते हैं। उस ऑफर को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी सेबी के द्वारा बनी हुई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग करता है। मान लीजिए हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं 10 रुपए के रेट पे। कंपनी पूरे 10 रुपए एक साथ भी मंगा सकती है, बट जनरली हम ये पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। और एप्लीकेशन के साथ अगर थोड़ा बहुत पैसा हम लोगों ने मंगाया शगुन के तौर पे तो उसको नाम देते थे एप्लीकेशन मनी। उससे कनेक्टेड प्रोसेस होती अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब हम लोगों ने फाइनल कर दिया उस समय अलॉटमेंट के साथ भी हम थोड़ा बहुत पैसा मंगा लेते हैं तो उसको नाम देते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के बाद जब भी कंपनी को एज एंड व्हेन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे केस में कंपनी चूंकि 1 लाख लोगों ने मान लो अप्लाई किया था और 1 लाख लोगों को हमने शेयर अलॉट कर दिया है, तो वो लोग कंपनी के 1 लाख शेयर के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहीं ना कहीं कमिटेड है। हम उनसे 10 रुपए जो फेस वैल्यू पर अगर शेयर इशू किया है तो टुकड़े टुकड़े में मंगा लेते हैं। जैसे 2 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मंगाए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाए। इसके बाद जब हम कॉल करते हैं तो उसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं। देन कंपनी को उसके बाद भी फंड की जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसको नाम देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। थर्ड कॉल भी हो सकता है, फिर इसको थर्ड एंड फाइनल कॉल हम बोलेंगे। अब इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, हालांकि ये चैप्टर आपका 11th-12th में पढ़ा होता है इसलिए मेरे को टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज्यादा जाना पड़ेगा और इसीलिए मैं ऊपर जो यूनिट नंबर 1 जहां पर कि बेटा कंपनी की डेफिनेशन अपने को पढ़नी थी, कंपनी के सेलेंज फीचर पढ़ने थे, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़नी थी, उस पर हम लोग नहीं गए क्योंकि वो सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई होती बहुत अच्छे से। देन शेयर्स में भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। देन प्रेफरेंस शेयर को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, वो सब थ्योरी सेगमेंट है, उसको एक बार रीड करना आप लोगों के लिए जरूरी। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पहले फोकस करने जा रहा हूं, ठीक है यश? ओके, चलो अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं 3 रुपए के रेट पे। हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया। सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करेगी। पब्लिक अप्लाई करेगी तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देगी, एप्लीकेशन के साथ हम थोड़ा बहुत पैसा मंगाते हैं, उसका नाम देते हैं एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन मनी के केस में पहले मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। मान लीजिए 1 लाख शेयर पर 3 रुपए क्रेडिट से पैसा आया तो 3 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। इस बात को शो करा कि 1 लाख लोगों ने हम लोगों की कंपनी में अप्लाई करा। चलो जी, अगर मान लो हम इनको शेयर अलॉट कर रहे हैं क्योंकि हमने 1 लाख शेयर इशू करने थे और कोइंसिडेंटली एप्लीकेशन भी 1 लाख की आई, तो 1 लाख का एप्लीकेशन का पैसा जब ड्यू करने जाएंगे तो आप देखो जी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
ताकि एप्लीकेशन से एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया, ये टेम्पररी अकाउंट खुला हुआ था, और जैसे ही हमने शेयर अलॉट किए तो उतने शेयर से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कैपिटल को ड्यू करेंगे, यानी कैपिटल को लायबिलिटी के तौर पे स्वीकार करेंगे। इन दोनों की कंबाइन एंट्री आप देखोगे तो ये अकाउंट और ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब यहीं पर अगर मैं बैलेंस शीट का खाका दिमाग में खींचू तो एक तरफ मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और उधर मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है। चलिए आगे बात करने जा रहा हूं अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन के साथ हमने थोड़ा बहुत पैसा मंगाया, हमने 1 लाख शेयर अलॉट करने की बात की, तो हाथों हाथ अलॉटमेंट के साथ भी, अलॉटमेंट लेटर के साथ भी हम कुछ पैसा मंगा लेते हैं, और अलॉटमेंट के साथ पैसा मंगाया तो अलॉटमेंट के केस में पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि 1 लाख जो मेरे शेयर होल्डर है वो नोन है, पता है किस किस व्यक्ति के पास कितने कितने शेयर और किस किस से कितने कितने रुपए लेने हैं। तो पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री करेंगे बेटा। ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, ये डेबिट करा, ये एक तरह से पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और असेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन सभी पर्सन से मेरे को पैसा लेना है, 1 लाख लोगों से मेरे को पैसा लेना है। कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो जैसे मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बढ़ गई। कौन सी कैपिटल बेटा? कौन सी कैपिटल बच्चों? मिस्टर पीपी, कॉल्ड अप। अच्छा, हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर चुके हैं, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, और पैसा मंगाएंगे तो आप देखो एंट्री क्या बनेगी? बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसका इंपैक्ट आप देखोगे अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, इट शुड बी क्लोज्ड नाउ। यहीं पर अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो ऐसे केस में आप देखेंगे एक तरफ आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक तरफ आपकी कैपिटल बढ़ गई। देखो जी, वापस से रिपीट करो। एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीव करा बाद में ड्यू करा, अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू करा देन रिसीव किया। सेम प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करनी है। अगर हम अलॉटमेंट के बाद अगर कभी पैसा कंपनी मंगाती है तो उसको नाम देते फर्स्ट कॉल, उसके बाद जब भी पैसा मंगाएगी सेकंड कॉल, उसके बाद भी पैसा मंगाए थर्ड कॉल, और जो लास्ट कॉल होगा आप उसको फाइनल कॉल के नाम से बोल सकते हैं, या अगर मान लीजिए सेकंड कॉल ही लास्ट कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हम बोल सकते हैं। चलो जी, अगर मैं बात करने जा रहा हूं फर्स्ट कॉल, 1 लाख शेयर पर हम 2 रुपए मंगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, और ड्यू करना यानी कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ड्यू करना मतलब कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, मतलब लायबिलिटी अकाउंट स्वीकार कर रहे हैं। क्या जी, 1 लाख शेयर पर 2 रुपए की रेट से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके हमने लायबिलिटी को बढ़ा लिया। यहीं पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट शुड बी डेबिटेड, ये डेबिट इसलिए कर दिया कि 1 लाख लोगों से 2-2 रुपए हमें लेने, पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट क्रेडिट, दोनों का इफेक्ट देखोगे। फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट से फर्स्ट कॉल मनी अकाउट क्रेडिट कैंसिल हो गया, बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, इधर से इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ गया। सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं इन केस ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करते समय। ड्यू पहले ड्यू करेंगे देन बाद में रिसीव करेंगे। ड्यू करेंगे तो आपको डेबिट किसको करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट को, और कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। लेकिन जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो, इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट को क्रेडिट। चलो अब मेरे को बताओ बेटा, ये बेसिक एंट्री मेरे हिसाब से सब बच्चों को क्लियर है? यहां तक बेटा सिर्फ अपने बेसिक एंट्री डिस्कस की। यही एक टेक्निकल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कृष्णा बोर्ड पे ध्यान, ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान बोर्ड पे बेटा। पार्थ, अविश, चाहत, क्षमा उपाध्याय, बोर्ड पे देखिए बेटा सब बच्चे। चलो जी सुनिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको बोलता है कि कंपनी कैशबुक मेंटेन करती है। तो कैशबुक की अगर बात करो तो कैशबुक के अंदर बैंक कॉलम भी होता है, और अगर कंपनी कैशबुक का बैंक कॉलम भी मेंटेन करती है, जैसे ये कैशबुक मेंटेन कर रही है कंपनी, तो ऐसे केस में जितना भी मनी रिसीव्ड की एंट्री वो डायरेक्ट कैशबुक में जाएगी, और जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी मात्र ड्यू की। जैसे फटाफट मेरे को बताओ, पीपी एप्लीकेशन के केस में बताओ बेटा, पहले पैसा रिसीव्ड होगा या ड्यू होगा? एप्लीकेशन में रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा तो डायरेक्ट लिख दो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी,
ड्यू की हम एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिसीव्ड की अब आपको एंट्री करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहां हो चुकी है, कैश में। चलो अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू होगा तो ड्यू की एंट्री कर दो, रिसीव्ड की एंट्री करने की जरूरत नहीं। रिसीव्ड की एंट्री डायरेक्ट हम कैश बुक के अंदर करेंगे, और चूंकि पैसा बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। आगे बढ़ो। चलो जी, फर्स्ट कॉल के केस में पहले ड्यू होगा, तो आप ड्यू की तो एंट्री कर दो, रिसीव्ड की एंट्री करने की जरूरत नहीं। रिसीव्ड को डायरेक्ट कहां दिखाओगे, कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट। चलो जी, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी पहले हम ड्यू की एंट्री तो कर लेंगे, और ड्यू का मतलब निकला कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कॉल्ड ऑफ कैपिटल शुड बी इंक्रीज्ड, बराबर बताओ। रिसीव्ड की एंट्री नहीं करेंगे हम, उसके बजाय अमाउंट कहां चला जाएगा, कैश बुक के अंदर। बोलो बड़ा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर है ईमानदारी से? अच्छा, इसका बैलेंस निकालोगे तो बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया धवल, बहुत बढ़िया, पहली बार जीवन में आपने दिमाग लगाया होगा। एप्लीकेशन का पैसा आया तो हमने डेबिट में लिखा है। अभी आगे चल के मैं प्रोराटा अलॉटमेंट की बात करूंगा, जबकि एप्लीकेशन का पैसा अगर ज्यादा आया तो हम एक्सेस मनी को रिफंड करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। वेरी गुड धवल, चलो आगे बढ़े। बच्चों क्वेश्चन उठता है, एप्लीकेशन मनी के साथ कितना रुपया मंगाया जाना चाहिए। अब यहां दो अलग अलग थॉट है जिसको ध्यान से सुनना। कंपनी एक्ट बोलता है, कंपनी एक्ट का सेक्शन 39 ये बोलता है आपको कम से कम 5% पैसा मंगाना चाहिए फेस वैल्यू का। किसके साथ? हाँ, एप्लीकेशन के साथ। कंपनी ये काम नहीं कर सकती कि सिर्फ एप्लीकेशन दे दो भैया, एप्लीकेशन के साथ शगुन के तौर पे थोड़ा बहुत पैसा भी तो दो भाई। एप्लीकेशन तो कल से क्या नाम बेटा आपका, ध्रुव जैसा व्यक्ति अप्लाई कर देगा, जब उसको पता है तो इतना पैसा दे ही नहीं सकता हूं। 1000 शेयर के लिए आपने अप्लाई करा, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 है आपके पास। बोलो अप्लाई कर दिया, अलॉटमेंट होगा तो इधर उधर से कहीं जुगाड़ कर लेंगे, इट्स गलत। समझे बेटा? इसे कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के साथ थोड़ा बहुत पैसा मंगा लेती है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 39 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 39 बहुत क्लियर बोलता बेटा आपको फेस वैल्यू का कम से कम 5% मंगाना चाहिए। मान शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए का 5%, बोलो कितना हुआ? 50 नए पैसे, कम से कम 50 पैसे, उससे ज्यादा मंगाओ नो दिक्कत, आपको पूरे 10 रुपए मंगा लो, हमारी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेबी गाइडलाइंस अलग बात करती है। सेबी बोलती है 25% ऑफ इश्यू प्राइस, जो भी इश्यू प्राइस जो उसका कम से कम 25% मंगाओ। देखो कैसे, फेस वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए मतलब प्रीमियम पे हम इश्यू कर रहे हैं, तो इश्यू प्राइस जो है 110। अब देखो उसको कैसे हम एप्लीकेशन मनी चेक करेंगे। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फेस वैल्यू को 5% मतलब 5 रुपए, लेकिन अगर मैं सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करूं तो इश्यू प्राइस 110 है बेटा, 110 का 25%, इट वुड बी 27.5। हाँ जी, दोनों में से जो ना बेटा सोच लो कितना पैसा हमें मंगाना चाहिए, दोनों में से जो ज्यादा मंगा लो, ज्यादा मंगाने तो कंपनी एक्ट की बात भी रह जाएगी और सेबी गाइडलाइंस की भी बात रह जाए। ठीक है धवल, पीपी, कृष्णा, यश, इधर बेटा आपका नाम ध्रुव, आपका नाम ध्रुव, बोलो क्या तक सब बच्चों को क्लियर? आगे बढ़ा जाए। बच्चों
कंपनी मान लो 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है, आपने जो प्रोस्पेक्टस निकाला उसमें 1 लाख शेयर लिखा, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया वो देखना जरूरी है। मतलब पब्लिक ने अप्लाई भी 1 लाख के लिए किया, मतलब आपका पब्लिक इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और मान लो पब्लिक ने 1 लाख से कम के लिए अप्लाई किया तो पब्लिक इश्यू अंडर सब्सक्राइब्ड। पब्लिक ने 1 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्राइब। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब या फुल्ली सब्सक्राइब की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। क्या बेटा, अब यहां एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा बेटा, जिसको नाम देंगे प्रोराटा अलॉटमेंट। देखो जी कैसे, हम बात करें जा रहे बेटा अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू। मान लीजिए आपने शेयर इशू किए हैं 1 लाख, शेयर अप्लाइड, अलॉटेड एंड एडजस्टमेंट। अब जरा देखना, मान लीजिए आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, चलो जी एप्लीकेशन आपके पास 1 लाख की आती है, अब इस स्थिति को बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन भी 1 लाख की ही बेटा, बोले इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, हम पब्लिक इशू क्या हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या अलॉटमेंट कर पाएंगे, यस। हाँ जी, कितने शेयर का अलॉटमेंट अब इस स्थिति में आप करोगे, 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। अच्छा, क्या है आपको किसी प्रकार से अमाउंट रिफंड करने की आवश्यकता है, नहीं बेटा, यहां आपको किसी प्रकार से अमाउंट रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है। पक्का बच्चों, चलिए जी, अब मान लो आपने 1 लाख शेयर इशू करना है तो आपने अप्लाई, पब्लिक ने अप्लाई किया 98,000 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए बच्चों, हाँ जी बोलो, क्या करेंगे 98,000, अंडर सब्सक्राइब्ड या ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड। अब ये अलॉटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ऐसे तो आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं और पब्लिक ने अप्लाई 40,000 के लिए करा। अब तब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई अगर आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, पब्लिक ने अप्लाई कम के लिए किया, तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक कंसेप्ट है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कम से कम 90% की एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो 90% की एप्लीकेशन आएगी तभी जाके हम आपके पब्लिक इशू को मतलब उस पब्लिक इशू को सक्सेसफुल मानेंगे। तो 90% या उससे ज्यादा की एप्लीकेशन है तो आप अलॉटमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहां आपके पास शॉर्टेज कितने की रही, 10% की। गवर्नमेंट या सेबी का मानना है ये 10% की शॉर्टेज है ना, तो 10% तक के फंड्स मैनेजेबल है। शेयर के माध्यम से तो बैंक लोन या इधर उधर से कहीं से डायरेक्टर या उनके रिलेटिव लोगों के माध्यम से एडिशनल फंडिंग लगा के कंपनी को उस लेवल पर लाया जा सकता है जिस लेवल की कंपनी आप स्टैब्लिश करना चाहते हो। अब बताओ जी, यहां पर आपके पास एप्लीकेशन आती है 98,000 के लिए, अंडर सब्सक्राइब्ड है, इसको हम अलॉट कर पाएंगे, और कितने शेयर अलॉट करेंगे, 90। चलो 90,000 की एप्लीकेशन आती है, अंडर सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट करेंगे कि नहीं, यस। कितने, वेरी गुड। चलो जी 89,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, अलॉटमेंट होगा क्या, नहीं, नो अलॉटमेंट। क्या बेटा, 90 या उससे अबो की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अच्छा चलो 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आती, अब बताओ अलॉटमेंट करोगे क्या आप, क्यों नहीं करेंगे भाई। अच्छा, कंपनी अगर ये सोचे कि चलो हम एक काम करें, 60,000 लोग तो हमारे साथ है, हम 60,000 शेयर अलॉट कर देते और छोटा प्रोजेक्ट कर लेते, क्या ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि जिन 60,000 लोगों ने भी आपको अप्लाई कराए ना, उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट को दिमाग में रख के अप्लाई कराए। बराबर बच्चों, कंसेप्ट क्लियर।
और अगर आपको अब छोटा प्रोजेक्ट करना है तो पहले इसको रिफंड करना पड़ेगा और वापस से नया प्रोस्पेक्टस पब्लिश करके मार्केट में उतारना पड़ेगा। हाँ जी, मान लो एप्लीकेशन आती है 1,02,500 शेयर के लिए, बोलो अंडर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब, अलॉटमेंट होगा कि नहीं? अब यह कंपनी क्या काम करेगी, 1,00,000 शेयर को अलॉट कर देगी और 2,500 को रिफंड। चलिए जी 2,00,000 शेयर की एप्लीकेशन आती है, बोलो इसको क्या बोलेंगे हम? तो अलॉटमेंट कौन से बेसिस पे करेंगे? अब यहां कायदे से कंपनी 1,00,000 शेयर ही अलॉट कर पाएगी, 1,00,000 को रिफंड करना पड़ेगा बेटा। 1,00,000 को रिफंड करना मतलब बहुत सारे लोगों को रिफंड करना है। देखो इसके ऊपर वाले केस में तो क्या था, मात्र 2,500 को रिफंड करना था, वो धक जाता। जस्ट आपको डबल को रिफंड करना, तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे जो प्रोबेबल इन्वेस्टर वो हमसे डिमोटिवेट होते हैं और डिमोरलाइज होते हैं, और चल के मान लो कंपनी शेयर इशू करने की बात करेगी तो ऐसे केस में वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उनको पता है यार कंपनी के शेयर अलॉट ही नहीं होते। तो यहां कंपनी क्या काम करती है, प्रोराटा अलॉटमेंट कर देती है। हर 2 शेयर मांगने वाले को 1 शेयर दे दिए, इसको बोलते हैं प्रोराटा इन प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट, सबको दिए थोड़े थोड़े दे दिए। चलिए अगर एप्लीकेशन आती है 1,53,280 शेयर के लिए, बोलो कि ओवर सब्सक्राइब है, अलॉटमेंट करेगी कंपनी। यहां कंपनी क्या चालाकी करेगी वो देखो जरा, जितने भी ऊपर ऊपर के ऑड लॉट है, ये देखो ऑड, $3,280, इनको तो कर दोगे रिफंड, बस कितने गए 1,50, 1,50 को आप दे दो जी 1,00,000 शेयर प्रो राटा। उनका रेशो सेट करोगे तो रेशो क्या आएगा पता है, 1,50,000 को 1,00,000 दिए, 1,50,000 को 1,00,000 दिए, मतलब रेशो बैठेगा भाई 15:10 के रेशो में, 3:2, हर 3 शेयर मांगने वाले को 2 दिए। अब हम लोगों ने एप्लीकेशन में 3 शेयर का दिया, हमने अलॉट 2 शेयर किए, 1 शेयर का एप्लीकेशन एक्सेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे अपना नाता 2 शेयर का ही है, और आगे नाता 2 शेयर का, तो आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो मांगेंगे 2 शेयर के हिसाब से मांगेंगे। तो जितना आपका एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन के समय, उसको हम 2 शेयर की अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते समय एडजस्ट कर लेंगे। और भी मान लो सरप्लस आपका आता है तो उसको 2 शेयर से रिलेटेड फर्स्ट कॉल, ये 2 शेयर से रिलेटेड फाइनल कॉल जब हम मांगेंगे तो उस समय एडजस्ट कर लेंगे एप्लीकेशन के एक्सेस को। इस पूरे एडजस्टमेंट को नाम क्या देंगे हम, प्रो राटा अलॉटमेंट। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए अब यहीं पर एक और बात करते हैं हम, कॉल्सियम एरियर, समझेगा बेटा कॉल्सियम एरियर क्या कंसेप्ट है, पहले इसको देख लीजिए आप। सपोज करें कंपनी 1,00,000 शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपए के रेट पे, हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मांगा, मान लो जी ये शेयर होल्डर है अमित दास 1,000 शेयर, इस बंदे ने सपोज करें एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, अमित दास गरीब हो गया, हो सकता है ना, या अमित दास 100 पैसा नहीं लगाना चाहता है, तो बनी कंपनी ने कॉल कर, लेकिन शेयर होल्डर नहीं दिया, उसको नाम देंगे कॉल्सियम एरियर। अब देखो कॉल्सियम एरियर किसको बोलते हैं, मनी कॉल्ड बाय कंपनी, कंपनी ने पैसा कॉल करा बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। कॉल्सियम एरियर का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, इसके लिए कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में व्यवस्थाएं करती है, और हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना चाहिए कि सब कॉल्सियम एरियर के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि वो टाइम देना, और अगर लेट पेमेंट कोई कर रहा तो उससे ब्याज लेना, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पहले से मेंशन होती है। कॉल्सियम एरियर के लिए कोई कंपनी एक्ट में अलग से सेक्शन नहीं बना है, जैसे प्रीमियम के लिए बोलते सेक्शन 52, डिस्काउंट पे शेयर इशू करने के लिए 53, यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, बीच बीच में कॉल्सियम एरियर की बात कंपनी एक्ट के अंदर की गई है।
कॉल्स इन अरियर अकाउंट एक तरह से असेट का अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल कैसे, हमें जो डिफॉल्टर लोग हैं उनसे पैसा लेना है। ऑलवेज इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी मनी रिसीव्ड करते समय करेगी, क्योंकि ड्यू करते समय तो पता ही नहीं होता कि कितने लोगों से पैसा नहीं आएगा। वो तो रिसीव्ड के समय हमें पता लगता है कि 1000 लोगों से पैसा नहीं आया, तो उनसे जो पैसा आना बाकी था उसको हम कॉल्स इन अरियर नाम के खाते के अंदर दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करा, तो 1 लाख शेयर पर 2.5 रुपए के रेट से हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दिया। हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। चलो, जब फर्स्ट कॉल मनी अमाउंट मिला तो अमीर दास के 1000 शेयर पे नहीं मिला। अब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 शेयर से, फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट क्रेडिट 1 लाख शेयर से। 1000 शेयर पर पैसा नहीं है तो 1000 शेयर पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। यह एक नया अकाउंट मैंने खोल दिया जिसका नाम क्या रखा बेटा, कॉल्स इन अरियर। तो इसके बजाय आप चाहो तो दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं। क्या एंट्री कर सकते हैं, देखो जी, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करा मैंने और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 99,000 शेयर। अभी दूसरी अगर जो आप एंट्री करते हो, ये एंट्री करते हो, तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा बताए कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट खोला था आपने 1 लाख पे, क्लोज कर रहा है 99,000 पे, मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट अभी भी खुला पड़ा हुआ है 1000 शेयर। दोनों में से कोई भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। चलो, अब बैलेंस शीट बनाओगे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा बैलेंस शीट में, वो देखो। हम दिखाते बेटा कॉल्डर कैपिटल। हमने 1 लाख शेयर पर अभी तक 7.5 रुपए मांग लिए, तो 1 लाख शेयर पर 7.5 रुपए के रेट से 7,50,000 रुपए। इसी में से माइनस करते कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर को भी 2 कैटेगरी में ले लेते हैं, फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड फ्रॉम अदर्स। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में आ जाता है। डायरेक्टर का कॉल्स इन अरियर हमने अलग से इसलिए दिखा दिया ताकि ये पता लगे कि डायरेक्टर लोगों से कितना रुपया लेना बाकी है। बराबर बेटा। अच्छा, कॉल्स इन अरियर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको नाम देंगे बेटा हम पेड अप कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। इसको नाम क्या देंगे बोलो जल्दी। कंपनी जो डिविडेंड बांटती पेड अप कैपिटल पे बांटती। बैलेंस शीट के टोटल के अंदर भी आएगा तो कौन सी कैपिटल आएगी, पेड अप कैपिटल। चलो जी, अब मान लो जो कॉल्स इन अरियर था वो बाद में मिल गया। हो सकता है अमीरदास की आत्मा परिवर्तित हुई। ओम शांति। पीपी। और मान लो अमीरदास पैसा देने के लिए रेडी है। अब अगर अमीरदास पैसा देने के लिए रेडी है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन अरियर क्रेडिट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट क्रेडिट। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट कर दो। कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करो कब, ना 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 ना, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करो कब, जब ऊपर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोला था। ये देखो, और ये वाला केस है तो यहां मेरे को लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, क्योंकि कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमने खोला ही नहीं था। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर। अब यहीं पर बच्चों में बात करने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। मैं बात करने जा रहा हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। जिन लोगों ने लेट हम लोगों को पैसा दिया तो ऐसे केस में उनसे ब्याज भी लेना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो जो आपके ऑनेस्ट शेयर होल्डर है, जिन लोगों ने आपको टाइमली पेमेंट करा, उनके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या काम करते हैं, जिन लोगों ने लेट पैसा दिया उन लोगों से हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए ये बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। टेबल एफ के अकॉर्डिंग हम 10% के रेट से यूजुअली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये इंटरेस्ट बोलो एक्सपेंसेस है शेयर होल्डर के लिए, इनकम है किसके लिए, कंपनी के लिए। तो इस इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट।
नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अकाउंट डेबिट करके बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है, इस इंटरेस्ट को कहां ले जाना पड़ेगा, पीएनएल। बोलिए बच्चों, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? किसी प्रकार का डाउट बच्चों? तो बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं कॉल्स इन एडवांस। अभी क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी XYZ लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू करने 10 रुपए के रेट से, कंपनी ने एप्लीकेशन के समय 3 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट के समय 2.5 रुपए मंगाए, और कॉल के समय 2.5 रुपए मंगाए। बोलो अभी तक कितने रुपए मंगा लिए बच्चों? 7.5। मान लो गरीबदास नाम के शेयर होल्डर है, ये टेंशन में आ जाते हैं, बोले कंपनी बार बार मांगती 3 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 2.5 रुपए, कभी 2.5 रुपए। जब फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपए मांगे तो गरीबदास को पता है कि अब आखिरी में बचे हैं मात्र 2.5। 2.5 और 2.5 एक ही बात है, हाँ धवल। और ये बंदा अगर मान लो फर्स्ट कॉल के साथ ही आपको सेकेंड कॉल का भी पैसा दे देता है, तो सेकेंड कॉल मांगे बिना पैसा दे दिया, तो हम उसको नाम क्या देंगे बेटा? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का डेफिनेशन, मनी नॉट कॉल्ड बाय कंपनी बट पेड बाय शेयर होल्डर इन एडवांस। कंपनी ने पैसा कॉल नहीं करा, लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया। कॉल्स इन एडवांस को कैसे ट्रीट करना है, ये सब चीजें आपको मेंशन मिलेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कॉल्स इन एडवांस के लिए भी कंपनी एक्ट में कोई सेक्शन अलग से नहीं है। कॉल्स इन एडवांस पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी को शो करता है। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस कैसा होगा बेटा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जिन लोगों ने एडवांस में पैसा दिया उस बात को शो करता है। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग एंट्री कब करोगे बच्चों? मनी रिसीव्ड के समय। किस समय बेटा? मनी रिसीव्ड के समय। अब देखो एंट्री क्या बनेगी वो समझिए। सपोज करें फर्स्ट कॉल में हम ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री बन जाती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक लाख शेयर पर 2.5 रुपए के रेट से मैंने पैसा ड्यू कर दिया। अब रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी वो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट क्रेडिट। तो यहां जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट आपने डेबिट करा था ना, देखो क्रेडिट करके क्लोज हो गया। 1000 लोगों ने आपको पैसा ज्यादा मतलब एडवांस में दे दिया, सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया, तो उसको नाम देंगे बेटा अपन कॉल्स इन एडवांस। और 1000 शेयर पर 2.5 रुपए के रेट से पैसा गया, कॉल्स इन एडवांस है। देखो जी, बैंक में आपके पास ये 2500 रुपये एडवांस में आया, और ये जो कॉल्स इन एडवांस है, बोलो जी इसका नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट। इसका बैलेंस ऑलवेज कैसा होगा? क्रेडिट। ये लायबिलिटी को शो करता है। और बैलेंस शीट में बच्चों शेयर कैपिटल के साथ जोड़ के दिखेंगे, हम एक करके दिखाएंगे। बताइए बेटा क्या है तक पहले बताओ, सब बच्चों को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर? ये हालांकि आपका 11th-12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देखना जरूरी बनता है। चलो जी, अब बताओ, आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करा था 1 लाख शेयर पर, इसमें से 1000 शेयर होल्डर ने आपको फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया। तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सेकेंड कॉल को ड्यू करते समय
कि हम 1 लाख शेयर पर ड्यू करें या 99,000 शेयर पर ड्यू करें? ड्यू पूरे 1 लाख पे ही करना पड़ेगा। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड इन फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर सेकेंड इन फाइनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बट बैंक में आएगा 99,000 शेयर का ही पैसा और 1,000 शेयर का पैसा नहीं है, तो उसको कहां लेके जाएंगे हम? कॉल्स इन एडवांस। नहीं बेटा, ऑलरेडी आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुला हुआ है, और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। पक्का? बोलो कि यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में ऑलवेज आता है शेयर कैपिटल हेड में, और इसको हम पेडअप कैपिटल के साथ जोड़ के दिखाते हैं। किसके साथ ऐड करके दिखाते बच्चों? पेडअप कैपिटल के साथ। क्या कॉल्स इन एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, क्या कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट है? नो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शो करके जरूर दिखाते हैं, लेकिन देखो पेडअप कैपिटल पे देते हैं हम डिविडेंड, और कॉल्स इन एडवांस पे देते हैं हम इंटरेस्ट। नो डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड नहीं दिया जाता। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ बेटा, प्रोरेटा अलॉटमेंट में कई बार एप्लीकेशन एक्सेस में आएगी कि नहीं? वो जो एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, क्या उस एप्लीकेशन के एक्सेस को आप कॉल्स इन एडवांस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि अगर एप्लीकेशन के एक्सेस को कॉल्स इन एडवांस बोल दिया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, और प्रोरेटा अलॉटमेंट के समय जो एप्लीकेशन का एक्सेस आता है उस पर कंपनी ब्याज यूजुअली नहीं देती है। देखिए तो पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होगा। क्लियर बच्चों? एप्लीकेशन के एक्सेस को आप कॉल्स इन एडवांस नहीं बोल सकते। किसको बेटा? तो कर देते, लेकिन हम उसमें ब्याज नहीं देते बच्चों, जैसे कॉल्स इन एडवांस में ब्याज देते ना वैसे। इतना क्लियर हुआ? चलो और आगे मैं बात करने जा रहा हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बोलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजनों का इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं? टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% के रेट से इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, और इनकम किसके लिए है? अच्छा इधर आप देखो, यहां मैंने बताया था ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था और कंपनी के लिए इनकम था कॉल्स इन अरियर में। अब मैं किसकी बात करूं बेटा? कॉल्स इन एडवांस। यहां कंपनी इंटरेस्ट देगी, कंपनी ब्याज देगी ना, आपने एडवांस दिया था, तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है और शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। बोलो बेटा, क्या है तक क्लियर? अब इसकी एंट्री क्या करोगे वो देखो आप। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके बेटा, और अब इस इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलिए बच्चों, क्या तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से
चलिए बच्चों, अगला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बच्चों, जिन कंपनी की रेपुटेशन है, जिन कंपनी की गुडविल है, उन कंपनी को पता होता है एक मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर हम 1 लाख शेयर इश्यू करने जा रहे हैं तो एप्लीकेशन उससे ज्यादा की आएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने के लिए क्यों ना हम अपने शेयर को एक्स्ट्रा अमाउंट पर इश्यू करें। और मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए के रेट पे इश्यू किया, तो इश्यू प्राइस 12 रुपए है। अब ये अमाउंट हम कैसे मंगाएंगे? एप्लीकेशन मान लीजिए हम 3 रुपए मंगा रहे हैं, और जो 3 रुपए 2 रुपए एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं ना हम, उसको नाम देते हैं बेटा प्रीमियम। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, फेस वैल्यू से ज्यादा मंगा रहे हैं। और प्रीमियम कब मंगाई जानी चाहिए? क्वेश्चन कुछ ना बोले तो यूजुअली प्रीमियम का पैसा हम अलॉटमेंट मनी के साथ मंगाते हैं। हम अलॉटमेंट पे 4 रुपए मंगा रहे हैं, तो 2 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। तो इसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो इश्यू प्राइस देखो 12 रुपए आ गया। पक्का बेटा? चलो, अब प्रीमियम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं करने जा रहा हूं। प्रीमियम के लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 52 कंपनी एक्ट। प्रीमियम की कोई लिमिट ही नहीं बच्चों, कंपनी की जितनी ताकत उतनी प्रीमियम चार्ज करे। और पब्लिक देने वाली तो पब्लिक है ना, पब्लिक को लगता है कि अगर कंपनी की गुडविल तो देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है। किसके लिए? कंपनी के लिए, कि फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट आया। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं हम रिजर्व सरप्लस हेड के अंदर। अच्छा, प्रीमियम की अकाउंटिंग एंट्री कब करेंगे? पहली बात है, एंट्री तब करना चाहिए जब प्रीमियम का पैसा हमने मांगा। और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो जनरली प्रीमियम का पैसा हम मांगते हैं अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते समय। अब देखो कैसे वर्किंग करेंगे वो सुनो। हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट को डेबिट कर दिया 4 रुपए से, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा 2 रुपए से, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 2 रुपी ऑन 1 लाख शेयर। अच्छा, ये हम लोगों के लिए कौन से नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। यहां तक क्लियर? अब सुनना बच्चों, ये जब बैलेंस शीट बनेगी एज पर कंपनी एक्ट, तो शेयर कैपिटल आप अलग से दिखाओगे, रिजर्व इन सरप्लस हेड के अंदर दिखाओगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां यूज होगी, कहां दिखेगी बेटा? रिजर्व इन सरप्लस हेड के अंदर। ओके बच्चों, चलो अब मुद्दा होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां हो सकता है। बोलो बेटा, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, डिविडेंड बांटने में तो यूज नहीं कर सकते बच्चों। कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 सिलेक्टेड 5 यूज बताता है, और ये सब बेटा मेरे हिसाब से शायद आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। पढ़ाई के बच्चों? ओके, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो जी, सिक्योरिटी प्रीमियम ये बैलेंस शीट के अंदर आपके पास कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, बराबर? इसका यूज कितनी जगह कर सकते हैं आप? 5। बेटा 5 कहां? या तो बोनस शेयर इश्यू करने में, जानते बच्चों बोनस शेयर? बोनस शेयर किसको देते हैं हम? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट। या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले क्या खर्चे, और ये आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह जितना भाग इसका आपने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं करा, वो बैलेंस शीट के असेट साइड में देखो इस तरह से डेबिट बैलेंस के कारण दिख रहा है।
इधर सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का अनअमोर्टाइज्ड पार्ट है, तो दोनों को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर, होता है जी कंपनी ने शेयर डिबेंचर इश्यू करने पर खर्चा करा, तो भी खर्चा अपने आप में डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, उसका जितना पार्ट आपने अभी अमोर्टाइज नहीं करा वो बैलेंस शीट के अंदर दिखता है, इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हैं। चलो इसी तरह से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, सेक्शन 55 में बताऊंगा, जहां पर कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आप प्रीमियम पे कर सकते हैं या डिबेंचर का रिडम्पशन आपने प्रीमियम पे किया। अब तो बेटा रिडम्पशन पर प्रीमियम मतलब आप लोगों के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? रिडम्पशन पर प्रीमियम प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। उस लॉस को हम इस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते और एक और यूज कर सकते बाय बैक ऑन सिक्योरिटी। बताओ बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूज है बच्चों? पांचों बता सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी, सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज सोच लो। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज कहां कहां कर सकते हैं बच्चों हम लोग? पहला बोनस शेयर इशू करने में, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में, तीसरा रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर, चौथा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, पांचवा बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। पक्का ना बेटा? अच्छा बच्चों यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान से सुनना यार बच्चों आप लोग। क्या बच्चों? हाँ रिडम्पशन पीएनएल से करते, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? प्रीमियम की बात करो बच्चों। प्रीमियम मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। हाँ इससे कर सकते थे, पीएनएल को बाद में यूज करते थे, बराबर। को बताओ बेटा, बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूज है बच्चों? 5। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, मॉड्यूल निकालना बेटा, और भी हो तो ध्यान दो। देखो अपनी इंस्टीट्यूट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है, सेक्शन 133 के अंदर जो कंपनी कवर होती है, कौन से सेक्शन में बच्चों? सेक्शन 133 में वो कंपनी कवर होती है जिन पे इंड एस एप्लीकेबल होते हैं। कौन से एस? इंड एस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो सेक्शन 52 में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका 2 जगह यूज नहीं कर सकती, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर में यूज नहीं कर सकती। अब आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तो मान के चलेंगे वो कंपनी है जो सेक्शन 133 के अंदर कवर होती है, मतलब जिस पर इंड एस मैंडेटरी है, इंड एस कंपल्सरी, बराबर बेटा। यानी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कर सकते हो बच्चों? 3 जगह। बोलते कहां कहां? बोनस शेयर इशू करने में, दूसरा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करने में, और तीसरा परचेस ऑफ ऑन सिक्योरिटीज। बोलिए बेटा क्या तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए अगला पॉइंट समझो में बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 इसके सेक्शन 53 की बात करो। नया कंपनी एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013, पहले कंपनी एक्ट था 1956। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अब आप
पब्लिक इशू डिस्काउंट पे नहीं लेके आ सकते। तो मुद्दा उठेगा क्या डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते? कर सकते बेटा, आप अपनी इंप्लॉय डायरेक्टर लोगों को डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं। आपने शायद सुना होगा इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्वेट इक्विटी शेयर। इसके अंदर आप अपने कर्मचारी लोगों को या अपने डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं। बच्चों क्या फंडा क्लियर? चलिए बेटा, यहां तक तो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने शेयर इशू से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी वो सब पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट आपके सामने रखा। अब मैं बात करने जा रहा हूं फॉरफीचर इन री इश्यू। रेडी बेटा पूरी टीम? री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मान लीजिए XYZ कंपनी है, इसे एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपए, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल इस पर पैसा मांगा। अमीरदास राव का बंदा 1000 शेयर है इनके पास। इस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, लेकिन ये बंदा बाद में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाया, तो कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जो डिफॉल्टर जिन लोगों ने कॉल से दे रखा उनके शेयर कंपनी फॉरफिट कर सकती है। अब फॉरफिचर की प्रोसेस क्या होगी जरा ध्यान दीजिएगा। फॉरफिचर करते समय कंपनी क्या काम करेगी? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट को, अच्छा फॉरफिचर के भी पहले कंपनी ये काम करेगी कि जो भी डिफॉल्टर है उन लोगों को रिक्वायर्ड नोटिस देगी, इंटीमेशन देगी, और इंटीमेशन देने के बाद हाँ जी बच्चों, फॉरफिचर के लिए कंपनी क्या प्रोसेस अपनाएगी? कंपनी प्रोसेस अपनाएगी सबसे पहले तो भाई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फॉरफिचर में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरफिचर की पूरी प्रोसेस मेंशन करती है। फॉरफिचर के पहले कंपनी लीगल नोटिस देगी डिफॉल्टर्स को। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया जाना है, जिसके माध्यम से जो डिफॉल्टर है उनको ये कहा जाएगा कि भाई आपके पास 1000 शेयर है, जैसे अमीरदास के पास 1000 शेयर है, इस बंदे ने मान लीजिए फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और अगर आप इतने समय में फाइनल कॉल का पैसा नहीं देते, 15 दिन के अंदर फाइनल कॉल का पैसा नहीं देते, तो आपके शेयर फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। अभी नोटिस के बाद भी अगर मान लो सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फिर ऐसे केस में बीओडी के पास पावर है, बीओडी बाकायदा अपनी मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके कि सब ये सारे डिफॉल्टर शेयर होल्डर की लिस्ट से इन लोगों ने इतने इतने शेयर का पैसा नहीं दिया, अब इनके शेयर फॉरफिचर करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और अब अगर फॉरफिचर की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे केस में कंपनी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगी वो देखो। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और उसके लिए भी आप अकाउंटिंग एंट्री करते समय 3 बातों को ध्यान रखोगे वो देखो। पहले तो आप देखो कितने शेयर फॉरफिचर करें, जैसे मान लो 1000 शेयर फॉरफिचर करें। दूसरी स्टेप देखो 1000 शेयर पर कितना अभी तक कॉल्ड अप कर लिया। कॉल्ड अप कर लिया मतलब अभी तक कितने से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा। मान लीजिए अभी तक हमने 10-10 रुपए से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा, तो 1000 शेयर पर 10 रुपए क्रेडिट से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है। आप फॉरफिचर करने जा रहे हैं ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये देखो जी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे भाई? क्रेडिट करेंगे कॉल्सिन अरियर। कॉल्सिन अरियर मतलब जितना उन्होंने पैसा नहीं दिया, 1000 शेयर पर 2.5 रुपए क्रेडिट से पैसा नहीं आया, तो 25 रुपए कॉल्सिन अरियर के अंदर पड़ा हुआ है, और इस बात को शो करा इनसे पैसा आएगा, जबकि आने की संभावना नहीं, आप तो उनके शेयर फॉरफिचर करने जा रहे हैं। तो कॉल्सिन अरियर अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ये भी ध्यान दो कितना पैसा मिल गया। मानो कि 7.5 रुपए हमें मिल चुका था, 7.5 रुपए मिल चुका था, अब आगे पैसा नहीं मिलेगा, तो 7.5 रुपए जो हमने जब्त कर लिए ये हम लोगों के लिए प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं जिसका नाम होता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ऐसे केस में शेयर फॉरफिचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड।
फॉरफीचर अकाउंट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को शो कर रहा है, और बैलेंस शीट के अंदर हम इसको शो करते हैं। जो बैलेंस शीट के अंदर पेड अप कैपिटल दिखाते हैं बेटा, पेड अप कैपिटल के साथ शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को ऐड करके दिखा देते हैं। बोलो जी, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? अब इसी फॉरफीचर के अंदर एक नई बात और मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनो। When original shares were issued at premium, मान लो कंपनी ने जो ओरिजिनल शेयर इश्यू किए थे प्रीमियम पर इश्यू किए थे, जैसे सब एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे थे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल और सेकेंड फाइनल कॉल पे 2.5 रुपए। तो सपोज करें इस बंदे ने, कबीर सिंह 1000 शेयर थे, एप्लीकेशन का पैसा दिया, और कुबेरा इसने भी 1000 शेयर का पैसा दिया, 1200 शेयर का पैसा दिया। इसे अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, और ये बाकी दे ही नहीं पाया। तो अलग अलग परिस्थिति कौन सी रखी मैंने? एक के अंदर तो मैंने आपके सामने वो परिस्थिति रखी जहां पर कि उसके पास सेकेंड कॉल का पैसा नहीं आया, मतलब प्रीमियम का पैसा आ गया, बंदे से हमारे पास प्रीमियम का पैसा नहीं आया। अब देखो एंट्री क्या करोगे? कुबेर सिंह के शेयर फॉरफीचर की एंट्री। पहले देखो कुबेर सिंह के पास कितने शेयर है, जवाब दो बेटा। कुबेर सिंह 1000 शेयर। कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करने के लिए कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, क्या इसने अपने को प्रीमियम का पैसा दे दिया? दे दिया तो प्रीमियम को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा है पूरा पूरा फॉरफीचर में डाल दो। चलो इसके अपोजिट जब आप एंट्री करने जाओगे कुबेरा के शेयर की एंट्री करने जाओगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम, 1200 शेयर पे 10 रुपए क्रेडिट से। अच्छा, प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए प्रीमियम अकाउंट शुड बी डेबिटेड। क्रेडिट किसको करेंगे? कॉल्सन अरियर, क्योंकि अब कॉल्सन का पैसा हम लोगों को मिलेगा नहीं। अब मिलेगा नहीं भाई, जब शेयर ही जब्त कर लेंगे तो कृष्ण के साथ करेगा, पैसा मिलेगा नहीं तो कॉल्सन अकाउंट शुड बी क्लोज। समझे कृष्ण? हाँ, व्हाटएवर पैसा आया वो अब हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। चलो दोनों एंट्री में डिफरेंस है कि नहीं बताओ जी? दोनों एंट्री में डिफरेंस है कि नहीं बताओ बेटा? पहली एंट्री के अंदर हमने क्या काम करा? या दूसरी एंट्री के अंदर प्रीमियम को यहां पर हमने कैंसिल करा। ये ध्यान रखना बेटा, हमने प्रीमियम को कैंसिल करा क्योंकि प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव्ड नहीं हुआ था। अगर हो चुका तो फिर कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं। बोली बच्चों के यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए मैं री इशू का भी थ्योरी बता दूं बेटा, ताकि फिर कल के लेक्चर में हम लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ही कवर करना बाकी रहेगा। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट कर लिए, कंपनी कई बार वो फॉरफिटेड जो ऑड शेयर्स हैं उनको रीइश्यू कर देती। हालांकि रीइश्यू से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो जाता, लेकिन होता क्या है कि भाई 1 लाख शेयर थे, 250 शेयर फॉरफिट हुए, तो कंपनी की आज की तारीख में 99,750 शेयर है। वैसे ऑड रहे तो फिर बाद में बोनस शेयर इश्यू करना है, डिविडेंड बांटने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, रेशियो बैठाना मुश्किल होता है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, जो फॉरफिटेड शेयर है उसको रीइश्यू करती है। अब रीइश्यू की क्या प्रोसेस अपनाएंगे वो जरा ध्यान दीजिए। जैसे 1 लाख शेयर हमने इश्यू किए थे, या अनिल दास एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो इन्होंने दिया, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो इनके शेयर हमने कर लिए फॉरफिटेड। फॉरफिट करके हमने शेयर रीइश्यू कर दिए। किसको रीइश्यू कर दिए? गरीब दास को। इसी स्थिति में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, अब इस बात को जरा ध्यान से समझना है। चलो बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट को तो हम फॉरफिचर के समय कैपिटल को तो डेबिट कर देंगे। कंज्यूमर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, बराबर बेटा। और शेयर फॉरफिचर अकाउंट को भी हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था,
आया था कितना, 5.5 रुपए। कितने रुपए नहीं आए थे, 4.5। जो नहीं आए वो कल से ईयर में है, तो कल से ईयर को क्लोज करना पड़ेगा, और जो आगे वो हमारा प्रॉफिट है उसको शेयर फॉरफीचर में ले जाना पड़ेगा। चलो अब ये शेयर री इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करा मैंने, कितने से, जितना पैसा हमारे पास आया। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा 10 रुपए से, और 10 रुपए के शेयर हमने 8 रुपए में दे दिए, 2 रुपए नहीं आ रहे हैं, 2 रुपए का लॉस है, तो उसको फॉरफीचर अकाउंट के अंदर हमने डेबिट करा। क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलो अब एक अंतिम बात, जो फॉरफीचर अकाउंट है उसका जो बैलेंस होगा उसको मैं कैपिटल रिजर्व में लेके जाऊंगा, तो इस बात को शो करेगा कि जो फॉरफिटेड शेयर थे उनको रीइश्यू करने पर फाइनली इतना प्रॉफिट हुआ, तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बराबर बेटा? अच्छा अब ये कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहां शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस हेड। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर, ईमानदारी के साथ? परफेक्ट है। चलो बताओ मेरे को, यहां तक मैंने पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट कराया। अब री इश्यू से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बात और ध्यान से सुन लीजिए। ताकि कल फिर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ही बात करेंगे। सारा थ्योरी कंटेंट आज हम लोगों ने कंप्लीट करा। कंपनी एक्ट बोलता है नो री इश्यू ऑन लॉस, री इश्यू पे लॉस नहीं होना चाहिए। कैसे? ये देखो, री इश्यू कभी घाटे में नहीं करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे फेस वैल्यू थी 10 रुपए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अभी आपके पास प्रॉफिट पड़ा 4 रुपए, मतलब इसके पहले जिसको आपने शेयर इशू करे थे उससे 4 रुपए आए थे, वो 4 रुपए में लिए प्रॉफिट है, क्योंकि हमने उसके शेयर जब्त कर लिए, 4 रुपए लौटाए नहीं, तो 4 का प्रॉफिट बढ़ा। तो जो बोलता है ना री इशू करोगे तो ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट कितना दोगे, 4 रुपए। 1 रुपए डिस्काउंट देगा चलेगा, 2 का डिस्काउंट दोगे चलेगा, 3 का डिस्काउंट दोगे चलेगा, 4 का डिस्काउंट दोगे चलेगा, कि 4 तक का मेरे पास प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। मैंने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, अगर 5 रुपए का डिस्काउंट दिया तो वो नहीं चलेगा। कैसे, जरा ध्यान दो, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं रीइश्यू प्राइस। मान लीजिए आप रीइश्यू करना चाहते हैं 10 रुपए में, तो बताओ 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, फेस वैल्यू पे रीइश्यू कर रहे हैं। बोलो जी, आपके पास 4 रुपए का पहले से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, जब फॉरफीचर कर रहे थे तो फॉरफीचर के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है, रीइश्यू पर घाटा 0, तो अल्टीमेटली 4 रुपए का प्रॉफिट, और ये 4 रुपए के प्रॉफिट को हम कहां लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व। क्या ये रीइश्यू परमिसिबल है? यस। चलो अगर हम 9 रुपए पे रीइश्यू करने जाए, तो बोलो 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे रीइश्यू हो रहा है, 1 रुपए का घाटा। अच्छा 4 का प्रॉफिट बढ़ा है, 1 का घाटा माइनस करा, तो नेट प्रॉफिट कितना मेरे पास, उसको लेके जाएंगे हम कैपिटल रिजर्व में। क्या ये पॉसिबल है? यस। चलो अगर 7 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर 7 में दे रहे, 3 रुपए का घाटा, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितने बड़े, 4 रुपए के, तो 1 रुपए उठा के कहां ले जाना पड़ेगा मेरे को, कैपिटल रिजर्व। क्या ये रीइश्यू परमिसिबल है? यस। चलो 6 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं, बोलो कितने रुपए का घाटा, 4 रुपए का घाटा, 4 रुपए का प्रॉफिट बोला हुआ था, घाटा एडजस्ट करा, क्या ये रीइश्यू परमिसिबल है? यस। चलो 5 रुपए पर रीइश्यू करने जा रहे हैं, कितने का घाटा, 5 का, क्या ये रीइश्यू पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलो कंपनी अगर 12 रुपए पे रीइश्यू करना चाहती है तो कंपनी कर सकती है कि नहीं? देखो 4 रुपए तो कहां लेके जाएंगे हम, और 2 रुपए, क्या ये रीइश्यू परमिसिबल है? यस। अच्छा 13 रुपए में रीइश्यू करनी चाहती है,
4 रुपए जाएगा कैपिटलिज्म में और 3 रुपए सिक्योरिटी। देखो फेस वैल्यू से ज्यादा जो भी आएगा, किससे ज्यादा बच्चों, वो कहा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके बेटा, अब एक अंतिम बात को ध्यान रखिएगा, रीइश्यू करते समय हम फीफो मेथड फॉलो करेंगे। विच मेथड? देखो फीफो कहां लगेगी, ये एक एग्जांपल ध्यान से देखिए। सपोज करें XYZ कंपनी है, 5 जनवरी को आपने मिस्टर ए के 1000 शेयर फॉरफिट किए और 5,000 रुपए का प्रॉफिट आपके पास पड़ा है उसके शेयर फॉरफिचर का। कितने शेयर फॉरफिट किए बेटा? प्रॉफिट कितना पड़ा है? फिर 8 जनवरी को आपने बी के 800 शेयर फॉरफिट किए, उस पर प्रॉफिट पड़ा 3200। बताओ जी टोटल मिला के आपके पास कितने शेयर फॉरफिचर हुए? 10 जनवरी के दिन आप अगर 1800 रीइश्यू कर दो तो कोई वांदा नहीं। वांदा वेन 1800 के बजाय हमने कितने रीइश्यू करे? 1500। तो क्वेश्चन उठेगा 1500 कौन से वाले? ध्रुव 1500 कौन से वाले? तो फीफो चलेगा, हम पहले इसके पूरे 1000 शेयर रीइश्यू मानेंगे और इसमें से कितने मानेंगे? 500। तो क्या कृष्णा आप ये बताने का कष्ट करें कि 1000 शेयर पर तो 5000 का प्रॉफिट था, बी के शेयर टोटल कितने फॉरफिटेड हुए थे कृष्णा? 800। ये 3200 का प्रॉफिट था 800 पर, आउट ऑफ 800 कितने रीइश्यू करने जा रहे हैं हम? 500। तो 500 शेयर का प्रॉफिट लिया बेटा हमने। तो बताओ जी टोटल शेयर आपने 1500 फॉरफिट किए और उस पर प्रॉफिट का बच्चा हम लोगों के पास कितने का? 7000। 1500 शेयर रीइश्यू भी कर रहे हैं हम 1 रुपए के लॉस पर। तो बताओ जी कैपिटल रिजर्व कितना बनेगा? 5500। अच्छा 5500 का तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट अभी रहेगा जिंदा, बंद नहीं होगा बच्चों। और कितने से अभी शेयर फॉरफिचर अकाउंट अलाइव रहेगा? क्योंकि अभी आपने 1800 शेयर फॉरफिचर करे थे, इसमें से 1500 रीइश्यू करे, मतलब 300 अभी भी बचे में, और 300 अभी बचे ने बेटा। तो 300 शेयर का जो प्रॉफिट है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि 300 शेयर रीइश्यू ना हो जाए। और 300 का बैलेंस कैसे निकालोगे बच्चों वो सुनो। 3200 का प्रॉफिट था 800 शेयर पर, ये बी के जो शेयर थे उसमें से बात करो। आउट ऑफ 300 शेयर्स अभी भी हमारे पास बचे हैं, इसका मतलब 1200 रुपए का जो प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट बेटा? 1200 रुपए का प्रॉफिट, ये अभी भी हमारे पास पड़ा रहेगा। और कौन से अकाउंट में पड़ा रहेगा बच्चों? शेयर फॉरफिचर अकाउंट। बोलो बेटा क्या आज के सारे कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर? आज बेटा मैंने यूनिट नंबर 2 जिसमें इशू, फॉरफिचर, री इशू, प्रीमियम, डिस्काउंट, इन सब से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बड़ी बारीकी से आपके सामने रख दिए। कल के लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके बाद बोनस एंड राइट इशू इन पे डिस्कशन करके इन यूनिट को कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा आज के सेशन को एंड करते हैं। सब बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।